नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ेंगे आज आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 11 पाठ 11, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। और ये चैप्टर परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। और इसको आप यहाँ पर एक बार रीड कीजिए, चैप्टर को ढंग से पढ़िए, उसके बाद हम इस पाठ को जब इस पाठ को अलग से हम इसको डिस्कस करेंगे, साथ ही इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो आपकी कहानी वाले चैप्टर होते हैं, यानी कि गद्य खंड से जुड़े हुए जो आपके पाठ होते हैं, उनको अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लें, ध्यान पूर्वक अगर आप पढ़ लें, समझ लें, तो उसी से आप अपने पाठ से जुड़े हुए सारे प्रश्न उत्तर कर सकते हैं और आपको चैप्टर पूरे से अच्छे से समझ में भी आ सकता है। तो देखिए, हम चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम पाठ के जो लेखक हैं राम वृक्ष बेनपुरी जी, नाम जरूर याद रखिएगा। चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत और पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनपुरी जी। क्योंकि जब भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी गद्यांश या काव्यांश आता है, अगर आप किसी कविता को लिख रहे हैं, कविता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको कवि का नाम और कविता का नाम कंठस्थ होना चाहिए। अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, किसी पाठ को पढ़ रहे हैं, लिटरेचर से काव्यांश को गद्यांश को पढ़ रहे हैं, तो उसके पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको क्लियर होना चाहिए। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है वो लिखा गया है राम वृक्ष बेनपुरी जी द्वारा और लगभग 10 चैप्टर जो हैं हमारे पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने पूरी तरह से सभी चैप्टर्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया होगा। और अब क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो हैं वो नजदीक हैं, तो आप रिवीजन भी आपने स्टार्ट कर दिया होगा, पढ़ाई भी आपने स्टार्ट कर दी होगी। तो पिछले 10 चैप्टर्स में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हो तो आप अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शुरू करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया कि पाठ के लेखक का नाम आपको याद होना चाहिए, तो उनका छोटा सा जीवन परिचय यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो राम वृक्ष बेनपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में 1899 में हुआ था। राम वृक्ष बेनपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में हुआ था। इनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के जो आरंभिक वर्ष थे, शुरुआती वर्ष थे, वो बहुत ही ज्यादा अभाव में, कठिनाइयों में बीते और 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1920 में ये राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ गए। राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ गए और उसके बाद कई बार ये जेल भी गए। कई स्वतंत्रता आंदोलनों में इन्होंने हिस्सा लिया और उसके बाद ये जेल भी गए। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की जो पत्र रचनाएं हैं वो छपने लगी, यानी कि बहुत छोटी सी आयु में इन्होंने लेखन कार्य अपना प्रारंभ कर दिया था। तो केवल 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी जी की जो रचनाएं हैं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। वे बेहद ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया और यहाँ पर कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं, इनकी जो विविध विधाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया, उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली में लिखा गया है। यानी कि राम वृक्ष बेनपुरी जी का जो पूरा साहित्य है वो बेनीपुरी रचनावली में लिखा गया है और जो पूरी रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित की गई है। उनकी रचना यात्रा के जो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं वो कौन कौन से हैं? पतितों के देश में उपन्यास है ये, चिता के फूल ये कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है,
जंजीरें और दीवारें, ये संस्मरण है। और बहुत सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने लिखी। और इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, क्योंकि 1920 से ही इन्होंने अपना लेखन जो है प्रारंभ कर दिया था, तो 1920 से ही ये कई जन आंदोलनों से जुड़ चुके थे। तो इसीलिए इन्होंने स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास के युगानुरूप की व्याख्या की है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर, यानी कि इनकी जो लेखन शैली थी, भाषा शैली थी, वो बहुत ही ज्यादा विशिष्ट थी और उसके लिए इन्हें कलम का जादूगर भी माना जाता है। कैसे? राम वृक्ष बेनीपुरी जी। इस तरह से हमने यहाँ पर बेनीपुरी जी का जीवन परिचय पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल एक बार आप चैप्टर को अगर ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी कुछ भी ऐसे देखकर लिखने की जरूरत नहीं है। आप सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं से दे सकते हैं, खुद से आप लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। जो बाल गोविंद भगत थे, जिन पर ये चैप्टर लिखा गया है, पाठ लिखा गया है, तो उनका रेखा चित्र यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। एक तरह से उनका व्यक्तित्व बताया गया है पूरा, कि किस तरह के वो व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। यानी कि उनकी जो अगर उन्हें कोई फर्स्ट टाइम देख ले या उनके क्रियाकलापों को अगर कोई देख ले तो वो पूरी तरह से उन्हें सन्यासी प्रतीत होंगे। लेकिन उनके जो विचार थे वो एक तरह से वो गृहस्थ भी थे, उनकी खेती बाड़ी भी थी, उनकी बेटा बहू भी था, एक फैमिली भी उनकी पूरी थी। तो अब उन्हें गृहस्थ भी कहा जा सकता है और उनको सन्यासी भी कहा जा सकता है। तो देखिए कितनी मेन दो चीजें हैं ये। हम कहते हैं ना कि इंसान को अगर भगवान की भक्ति करनी है तो उसको अपना सब कुछ छोड़ देना चाहिए, उसको सब कुछ त्याग देना चाहिए। लेकिन बाल गोविंद भगत का जो एक विचारधारा थी, एक सोच थी, वो बिल्कुल अलग थी। वो कर्म को ही सबसे बड़ा मानते थे। वो कहते थे कि भगवान हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते कि हम सब कुछ त्याग कर ढोंगी बनकर उनकी आराधना करें। हमें अपना जो, जिसके लिए हम संसार में आए हैं, अगर हम संसार में आए हैं तो हमारे 10 रिश्ते भी हैं। उन रिश्तों से भी हमने अपना कर्तव्य, रिश्तों के लिए भी अपना कर्तव्य निभाना है। जिस समाज में रहते हैं उस समाज के प्रति भी हमारे कर्तव्य बनते हैं। जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति भी हमारे कर्तव्य बनते हैं। तो बिल्कुल अलग विचारधारा के व्यक्ति थे। और स्वयं के लिए तो वो जो करते थे, यानी कि जो उनके अपने मन की चीजें थी, वो किस तरह से पूजा पाठ करते हैं, किस तरह से वो भजन करते हैं, किस तरह से वो भगवान को मनाने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर को कि बाल गोविंद भगत जो थे वो मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही रहे होंगे। ये याद रखिएगा। प्रश्न आपका उत्तर अगर आता है तो उसमें इस तरह से भी आपको लिखना है, अगर रेखा चित्र उनका बताने को आता है। लंबी दाढ़ी, जटा जूट तो नहीं रखते थे। ना तो कोई लंबी दाढ़ी थी, ना कोई सर पे जटा थी, जटा जूट कोई ऐसा नहीं था। और किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। यानी कि दाढ़ी लंबी थी, लंबी दाढ़ी थी और कैसी थी? बिल्कुल सफेद थी। सफेद बालों से वो जो उनका चेहरा था बहुत ही ज्यादा प्रकाशवान लगता था। एक होता है ना कि हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लो, बहुत ज्यादा ग्लो है। लेकिन हिंदी में और संस्कृत में उसको कहा जाता है तेज। उनके मुख पर एक विशेष प्रकार का तेज था। और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, शरीर में वो कपड़े बहुत ही कम पहनते थे। कमर में एक लंगोट मात्र और सिर पर कबीर पंथी सी कनफटी टोपी। कबीर पंथी कनफटी टोपी, यानी कि कबीर की टोपी आपने देखी होगी, इस तरह की डालने वाली टोपी होती है, लेकिन यहाँ से ऐसे कानों के बीच से जो हिस्सा होता है वो खुला हुआ होता है। तो कबीर पंथी कनफटी टोपी वो पहना करते थे। जब जाड़ा आता था तो एक काली कमली बस ऊपर से ओढ़ लेते थे। क्या क्या थे उनके वस्त्र? केवल, जरूर ये प्रश्न आता है हमेशा आपका,
ठीक है। तो वो शरीर पर कपड़े बहुत कम पहनते थे, एक लंगोट मात्र उन्होंने पहनी हुई होती थी और सिर पर वो कबीरपंथी कनफटी टोपी पहनते थे। ध्यान रखिएगा, कबीरपंथी कनफटी टोपी पहनते थे और जब भी जाड़ा आता था, सर्दियां आती थी, तो ऊपर से एक कंबल ओढ़ लिया करते थे। मस्तिष्क पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, मस्तिष्क पर हमेशा एक चमकता हुआ रामानंदी चंदन नाक के एक छोर से ही सही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। नाक के एक छोर से यहां से शुरू होता था और बिल्कुल ऊपर तक, जिस तरह महिलाएं लगाया करती है। गले में तुलसी की जड़ों की माला। पूरी वेशभूषा लिखने के लिए आएगी तो ध्यान रखिएगा, एक एक पंक्ति को समझिए, एक एक पंक्ति को पढ़िए ध्यान से। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर से यह तस्वीर माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अगर इस तस्वीर को देखा जाए, इस तस्वीर को अगर माना जाए तो देखकर लगता है ऊपर से कि जो कबीर थे वो क्या थे, वो एक तरह से साधु थे, बिल्कुल और दूसरे नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। और दूसरी तरफ वो क्या थे, बिल्कुल गृहस्थ थे। बिल्कुल गृहस्थ थे यानी कि उनकी, लेखक कहते हैं उनकी गृहिणी का तो मुझे याद नहीं है, यानी कि उनकी पत्नी को मैंने कभी नहीं देखा, उनकी गृहिणी को मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन लेखक कहते हैं उनके बेटे और पोतहू को मैंने देखा था। बेटे और पोतहू, पोतहू यानी कि बेटे की पत्नी, उनकी बहू, पोतहू को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। देखिए, उनको साधु नहीं कह सकते, उनका सारे रिलेशन उनके पास थे। छोटी सी खेती भी थी उनकी एक, और छोटा सा मकान भी था साफ सुथरा, और एक तरह से जो उनकी स्वयं की वेशभूषा है वो बिल्कुल साधु की तरह थी। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार भी रखते, बाल गोविंद भगत साधु थे और साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले भी थे। भले ही उनकी खेती बाड़ी हो, भले ही वो खेती बाड़ी करते हों, भले ही वो परिवार रखते हों, लेकिन एक तरह से बाल गोविंद भगत जो थे वो साधु थे और साधु की जितनी भी परिभाषाएं होती हैं उन सभी परिभाषाओं पर खरे उतरते थे। उन सभी परिभाषाओं को वो बिल्कुल फॉलो करते थे। कबीर को साहब मानते थे, कबीर दास जी को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी को भी दो टूक बात करने पर संकोच नहीं करते। किसी से भी एक दो टूक यानी कि बिल्कुल जवाब देने में, अगर किसी को जवाब देना है तो बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे, बिल्कुल भी घबराते नहीं थे और न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते और ना ही किसी से झगड़ा मोल लेते थे, खामखा किसी से लड़ते थे, ऐसी कोई बात उनमें नहीं थी। किसी भी चीज को नहीं छूते, बिना पूछे ना तो व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता कि कभी वह दूसरे के खेत में शौच करने के लिए नहीं बैठते। वे गृहस्थ थे और उनकी चीज साहब की थी, यानी कि वो कबीर को साहब मानते थे, तो उनकी जो हर एक चीज थी वो साहब की थी, भगवान की थी। यानी कि एक तरह से वो कबीर को फॉलो करते थे, उनके गीतों को गाते थे, उनके उपदेशों को मानते थे और पूरा जो कबीर को ही वो फॉलो करते थे। कबीर पंथी टोपी वो पहनते थे और एक तरह से उनकी जितनी भी चीजें थी वो सब कबीर की थी। यानी कि अगर उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता, चाहे वो सब्जी हो, साग हो, फसल हो, जो कुछ भी पैदा होता, वो उसको सिर पर रखकर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार ले जाते। उनके घर से 4 कोस दूर पर था, जो कबीर दास जी का जो दरबार था वो उनके घर से लगभग 4 कोस दूर था। वहां पर वो उसको लाद कर ले जाते थे और एक कबीर पंथी मठ से मतलब, यानी कि वो क्या था, एक कबीर पंथी मठ था।
वहां पर वो उसको ले जाया करते थे और वह दरबार में भेंट के रूप में रख दिया जाता था। जितना भी उनके खेतों में होता था, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दालें हो, चाहे अनाज हो, जो कुछ भी उनके खेतों में होता था वो सब कुछ उठाकर वहां पर लेकर जाते थे और वहां पर दान कर देते थे, एक तरह से भेंट के रूप में चढ़ा देते थे। और उसमें से ही होता है ना, आप मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाकर आप वहां से आप मंदिर में कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं। कोई भी प्रसाद आप लेकर जाते हैं मंदिर में, आप प्रसाद चढ़ाते हैं तो प्रसाद चढ़ाने के बाद क्या होता है कि आपको प्रसाद के रूप में वो प्रसाद वापस भी मिलता है। पंडित जी क्या करते हैं, आपके प्रसाद का भोग लगाते हैं भगवान को और थोड़ा बहुत वहां पर रख देते हैं, बाकी बचा हुआ प्रसाद के रूप में आपको वापस कर देते हैं। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर इसी तरह की बात जो थी वो बाल गोविंद भगत के साथ भी थी। वो सारी चीजें वहां दरबार में भेंट के रूप में रख देते थे, भेंट के रूप में चढ़ा देते थे और बाद में प्रसाद के रूप में उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे ले जाते थे घर और उसी से अपना गुजारा चलाते थे, उसी से घर चलाते थे, उसी से वो अगली फसल आने तक का एक तरह से इंतजार करते थे, उसी को चलाते थे। इन सब के ऊपर लेखक कहते हैं इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीजें तो हमने उनके बारे में जान ली, लेकिन इन सबसे ऊपर भी एक चीज थी। लेखक कहते हैं कि मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। जो वो मधुर गीत गाया करते थे, कबीर के जो गीतों को वो गुनगुनाया करते थे, तो लेखक कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा मुग्ध था, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न था उनके गीतों से, उनके मधुर गान पर जो सर्वदा वो हमेशा गुनगुनाते मिलते थे, हमेशा गाते हुए मिलते थे। कबीर के वो सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, कबीर दास जी के सीधे सरल पदों को वो अपने कंठ से जब गाते थे तो वो उसको बहुत ही ज्यादा सुंदर बना देते थे, बहुत ही ज्यादा प्यारा बना देते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ मास में वर्षा शुरू हो चुकी है, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा खेत गांव खेतों में उमड़ पड़ा है। अब बारिश शुरू हो गई है तो पूरा गांव जो है वो खेतों में उमड़ पड़ा है, खेती करने के लिए आ गया है। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है। रुपाई होती है ना पहाड़ के खेतों में, जब आषाढ़ मास में जब बारिश आने लगती है या फिर नदी होती है या कोई और तरीका होता है सिंचाई करने का, तो पूरे खेत को पानी से लबालब भर दिया जाता है। फिर उसमें मिट्टी को साना जाता है, कीचड़ बनाया जाता है और उसके बाद उसमें पौध डोबी जाती है, धान की पौध डोबी जाती है। तो इस तरह से क्योंकि आषाढ़ की झमाझम शुरू हो चुकी थी, समूचा गांव खेतों में उमड़ा हुआ था, कहीं हल चल रहे थे, कहीं पर रोपनी हो रही थी। धान के खेतों में भरे पानी, धान के खेतों में पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे थे और कलेवा लेकर औरतें मेड़ पर बैठी हुई थी। देखिए आपने देखा होगा जब आपके वहां पर रुपाई होती है खेतों में, गांव में जब रुपाई होती है तो क्या होता है, क्योंकि एक जो खेत होता है, देखिए बार बार तो वो काम नहीं कर सकते क्योंकि कीचड़ बनाना होता है, पानी इकट्ठा करना होता है, तो पूरे दिन भर में 3 से 4 खेत जो है वो निपटा दिए जाते हैं, कंप्लीट कर दिए जाते हैं ताकि दूसरे दिन का जो झंझट है वो ना रहे। तो इसके लिए अपना जो लंच है, अपना जो स्नैक्स है, यानी कि चाय के साथ जो कुछ लेना है या जो दिन का लंच है, वो सारी औरतें अपने घर से लेकर जाती हैं और साथ ही वो मेड़ पर बैठकर यानी कि खेत के किनारे पर बैठकर उसको खाती हैं। आसमान में बादल घिरे हैं, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है और ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग की झनकार सी उठती है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां देखिए। धूप का नाम नहीं है, क्योंकि आकाश बादलों से घिरा हुआ है, ठंडी पुरवाई चल रही है, हवा चल रही है ठंडी, और ऐसे में आपके कानों में एक स्वर तरंग की झनकार उठती है। ये क्या है, ये कौन है?
यह पूछना नहीं पड़ेगा, ये किसी को पूछना नहीं पड़ेगा ये कौन बजा रहा है या कौन ऐसा कर रहा है, क्योंकि बाल गोविंद भगत का समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत जो है वो आपने देखा होगा जब आप रुपाई वाले खेतों में गए होंगे तो पूरा का पूरा जो कीचड़ है वो कपड़ों पर लग जाता है, शरीर पर लग जाता है। तो बिल्कुल बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में रुपाई कर रहे हैं, रोपनी कर रहे हैं और इस तरह से उनके जो कपड़े हैं वो पूरी तरह से गंदे हो चुके हैं, पूरी तरह से कीचड़ में भर चुके हैं और उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को कैसे करते हैं रुपाई, ऐसे टपा टप 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 ऐसे रख दिया जाता है फटाफट एक लाइन में। उनकी एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़कर कुछ ऊपर स्वर्ग की तरफ भेज रहा है और कुछ तो इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर जा रही है और बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के ओठ कांप जाते हैं, गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। जो हलवाहे हैं जो खेत में हल चला रहे हैं उनके पांव जो है अब उनकी गाने की तान पर उठने लगते हैं और रोपनी करने वालों की जो उंगलियां हैं, क्योंकि रोपनी अकेले नहीं की जाती, पूरे गांव के जो लोग होते हैं, क्या होता है कि जैसे आज मेरे यहाँ पर रोपनी करनी है, मेरे खेतों में रोपनी करनी है तो सारे लोग आकर मेरी हेल्प करेंगे, मेरे खेतों में रोपनी करेंगे। और अगर किसी और के घर में रोपनी है तो हम सब जाकर यानी कि मैं जाकर उनकी हेल्प करूंगी। तो इस तरह से चलती रहती हैं ये चीजें। तो यहाँ पर जो रोपनी करने वाले हैं उनकी उंगलियां बिल्कुल एक अजीब क्रम से चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पंक्तियां बना दी गई हों। बाल गोविंद भगत का ये जो संगीत है, ये संगीत है या जादू है? ये संगीत है या जादू है? अब आषाढ़ समाप्त हो चुका है, सावन के बाद जो भादों की अंधेरी रतियां हैं, अधरतियां हैं, अंधेरी रात है, अभी थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार बारिश खत्म हुई है, बादलों की गरज है, बिजली की तड़प में आपने कुछ सुना हो या ना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकारें, दादुरों की टरटर और बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक 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 बज रही है और वे गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? देखिए बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। वो गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठा सखिया, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चहक उठती है उसके भरे बादलों वाले भादों की अंधेरी रात में उसका यह गाना। अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाला बिजली की तरह किसे न चौंका दे। बहुत ही सुंदर गाना वो वहां पर गा रहे हैं। कहते हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। तो एक तरह से बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्तियां वो गा रहे हैं और ये सारी पंक्तियां उन्हें सब लोगों को चौंका रही हैं। देखिए इस तरह का ये जो यहाँ पर पहना हुआ है बदन में, ये है लंगोट और इस तरह की कबीर पंथी टोपी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह की ये टोपी है और इधर से भी इस तरह से कान इसमें खुला हुआ होगा, यानी कि कानों पर ये खुली हुई होती है। तो इस तरह की कबीर पंथी टोपी वो पहना करते थे। और अरे अब सारा संसार निशब्दता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रतिभाएं प्रभातियां शुरू हो गई। अब कार्तिक आ गया और बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती थी। जो कब तक चला करती थी? कार्तिक से फागुन तक। ठीक है, इन दिनों अब वे सवेरे ही उठ जाते थे, सवेरे ही उठ जाते और ना तो
किसी वक्त जाकर, यानी कि पता नहीं किस टाइम उठते थे, 3 बजे उठते थे, 4 बजे उठते थे, किस समय उठकर जाकर वह नदी पर स्नान करके आते, जो कि गांव से 2 मील दूरी पर थी, और वहां से नहा धोकर लौटते गांव के बाहर ही पोखरे से ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते। जब वो नहा धोकर आते थे तो वहां से वो अपनी खंजड़ी लेकर वहां पर बैठ जाया करते थे और अपने गानों को रटना शुरू कर देते थे। बाल गोविंद भगत जी अपने गानों को वहां पर रटना शुरू कर देते थे। उनका संगीत मुझे पोखर तक ले गया। लेखक कहते हैं बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो उन्हें पोखर तक ले गया। पोखर जो यहाँ पर जगह होगी शायद, पोखरे पर ले गया। पोखरे यानी कि उसी जगह पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं है। 4 बज चुके हैं, लेकिन आसमान के जो तारों के दीपक हैं वो अभी बुझे नहीं है, यानी कि सूर्य उदय नहीं हुआ है। जो सुबह की जो लाल लाल किरणें हैं वो तक अभी नहीं आ पहुंची हैं। तो लेखक कहते हैं मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक तरह से उसी दिन, यानी कि गांव के बाहरी जब मैं पोखरे पर पहुंचा, भीड़े पर, यानी कि भीड़ा उसे कहते हैं ना, जो एक तरह से एक प्लेन जगह है और उस पे फिर वहां से ऊंची जगह शुरू होती है, तो उसे कहते हैं भीड़ा। तो उस भीड़े पर बैठे वहां पर रहते हैं, ऊंचे भीड़े पर, और अपनी खंजड़ी लेकर अपने अपने गाने वो टेर रहे हैं। तो लेखक कहते हैं मैं शुरू से ही एक सोने वाला व्यक्ति हूँ, यानी कि मैं बहुत ज्यादा सोता हूँ, मुझे नींद आती है। किंतु एक दिन माघ की उस किटकिटियाने वाली भोर में, किटकिटियाने वाली भोर में यानी कि जो बहुत ही सुंदर भोर है, बहुत ही सुंदर भोर है, उस भोर में भी उनका जो संगीत है वो लेखक कहते हैं मुझे पोखरे तक लेकर गया, उस जगह तक लेकर गया। और आसमान में जो तारों के दीपक हैं वो बुझे नहीं हैं। हाँ, पूरब में लोही लग गई है। लोही लगना यानी कि कालिमा हट चुकी है और एक लालिमा छा गई है। अंधेरा हट चुका है, कालापन जो है वो हल्का सा हट रहा है, और एक तरह से पीला पीला, जैसे लोहे में लोहे का कलर होता है, लोहे पर जब जंग लग जाता है हल्का लाल लाल ब्राउनिश, इस तरह का लोही लग गई है, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा बढ़ा रहा है। जिसकी लालिमा पर शुक्र तारा, जो शुक्र तारा होता है वो सुबह के टाइम दिखाई देता है और बहुत बड़ा होता है, उसी की रोशनी से वो लालिमा जो है और ज्यादा चमक रही है। खेत, बगीचा, घर सब कुहासा छा रहा है, और खेत में, बगीचे में हर जगह कोहरा छाया हुआ है। वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता है। चारों तरफ जब कोहरे से ढका हुआ है तो ऐसा लगता है कि इस वातावरण में एक अजीब सा रहस्य है। उस रहस्यमयी वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब के ओर मुंह करके काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे हैं। जब लेखक पहुंचते हैं वहां पर पोखरे पर, तो वो क्या देखते हैं, वो उस एक तरह से कोहरे से ढके हुए मौसम में वो देखते हैं कि यहाँ पर चटाई पर पूरब की तरफ मुंह करके काली कमली ओढ़कर बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे हैं। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, यानी कि उनके मुंह से जो शब्द हैं वो लगातार निकले जा रहे हैं, लगातार निकले जा रहे हैं, लगातार निकले जा रहे हैं, यानी कि एक लय बन चुकी है संगीत की। और उनकी जो उंगलियां हैं वो खंजड़ी पर लगातार चल रही है, खंजड़ी बजा रहे हैं, तो उंगली पर खंजड़ियां, जो खंजड़ी पर उंगलियां जो है वो लगातार चल रही है। गाते गाते वे इतने मस्त हो जाते हैं, इतने शुरूर में आते हैं, उत्तेजित हो उठते हैं कि मालूम होता है अब खड़े हो जाएंगे, अब खड़े हो जाएंगे, होता है ना, बहुत ज्यादा मदमस्त हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मदहोश होकर इस तरह से वो गाने लगते हैं बैठकर, और लगता है कि वो कब खड़े हो जाएंगे और कब नृत्य करने लगेंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती है,
क्योंकि कमली ओढ़े बैठे हैं, ठंडा लग रहा है, और बजाते बजाते, खंजड़ी बजाते बजाते जो उनकी कमली है वो सर से नीचे खिसक जाती है, सर से पीछे खिसक जाती है। मैं जाड़े में कपकपा रहा था। लेखक कहते हैं कि मैं जाड़े में, क्योंकि लेखक को आदत नहीं है इतनी ठंड में जाने की, तो लेखक कहते हैं मैं तो जाड़े से कपकपा रहा था, मैं ठंड से कपकपा रहा था, लेकिन तारों की छांव में भी उनके मस्तक पर श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। मतलब श्रम बिंदु, पसीने की बूंदे, श्रम बिंदु, पसीने की बूंदे। तो जाड़े के दिनों में लेखक कहते हैं जब मैं कपकपा रहा था, जब मुझे ठंड लग रही थी, ऐसे समय में भी उनके जो श्रम बिंदु हैं कभी कभी उनके चेहरे पर आ जाते थे, यानी कि वो पसीने की बूंदे कभी कभी उनके चेहरे पर आ जाती थी, दिख जाती थी। गर्मियों में उनकी सांझ कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। यानी कि जो गर्मियों की सांझ होती है, अक्सर देखिए गर्मियों में हम क्या करते हैं, अंदर गर्मी होती है तो हम शाम को अक्सर बाहर आकर बैठ जाते हैं, जहाँ हल्की हवा चल रही हो तो वहां पर आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये तो एक ग्रामीण परिवेश है, गांव का माहौल है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उमस भरी शाम को न शीतल करती जो उनकी संझा थी, अपने घर के आंगन में वो आसन जमाकर बैठ जाते, और गांव के उनके जो कुछ प्रेमी थे, उनके जो भक्त थे, उनको अच्छा मानने वाले जो लोग थे, वो भी आ जाते थे। खंजड़ियों और करतालों की, खंजड़ियों और करतालों यानी कि जो खंजड़ी और करताल होते थे उनका ढेर लग जाता था, सब अपने अपने घर से ले आते थे, और एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, और उसी पद को उनकी जो प्रीति मंडली थी, उनकी जो मंडली थी वो दोहराती रहती थी। इसी तरह से धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। आपने देखा होगा जब हम कहीं पर भजन कीर्तन में जाते हैं तो शुरुआत में हमें बोर लगता है, हमें लगता है अरे क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो अजीब से गा रहे हैं बिल्कुल। लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा रम जाते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे चीज जब आगे बढ़ती है तो हम खुद भी कब मदमस्त हो जाते हैं, खुश होकर गाने लगते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो धीरे धीरे मन तन पर ये सारी चीजें हावी हो रही है, और होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद नाच रहे हैं, और उनके साथ ही सबके तन मन नृत्यशील हो रहे हैं। यानी कि जोश, उत्साह इतना ज्यादा बढ़ जाता है गाते गाते कि पता नहीं चलता कब बीच में खड़े होकर बाल गोविंद भगत इस तरह से नाच रहे हैं, और उनके जो भक्त हैं, उनके जो प्रेमी हैं, वो उनके चारों तरफ नाच रहे हैं, उनके चारों तरफ नाच रहे हैं, और सारा जो आंगन है वो संगीत और नृत्य से और ओतप्रोत हो रहा है, भर चुका है। एक तरह से माहौल ही बिल्कुल संगीतमय हो चुका है। तो आपने देखा अभी तक काफी कुछ चीजें आपने यहाँ पर बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ ली है, उनके चरित्र के बारे में पढ़ लिए, लेकिन ये उनके चरित्र का केवल एक ही पहलू आपने देखा है जहां पर उनको आप साधु मान सकते हैं, आप उनको एक साधु कह सकते हैं। लेकिन पाठ का जो अगला पड़ाव है उसमें उनका गृहस्थ जीवन के बारे में, उनके विचारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का सेशन जो हमारा है वो यहीं पे समाप्त होता है। तो जितना भी आपने पढ़ा है इसको घर पर जरूर रिवाइज करें एक बार। जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, चैप्टर परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप चैप्टर को एक बार रिवाइज कीजिए घर पर। बाकी शेष जो पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।